आज से हम लोग एक नई सीरीज स्टार्ट करें जिसका नाम है प्रोसेस कॉस्टिंग, जिसमें हम लोग प्रोसेस कॉस्टिंग क्या होता है वो समझेंगे, कहाँ पे यूज होता है वो समझेंगे और उसके सम्स का फॉर्मेट कैसा होता है वो समझेंगे। और नेक्स्ट वीडियो से हम लोग प्रोसेस कॉस्टिंग के सम्स भी शुरू कर देंगे। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, ऑलरेडी मैंने प्लेलिस्ट सेक्शन में ऑपरेटिंग कॉस्टिंग, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के वीडियोस ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। पूरी प्लेलिस्ट ही अपलोड कर दी है जिसमें सारे के सारे वीडियोस एक साथ आपको मिल जाएंगे। तो अगर आपको स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग या कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग पढ़ना हो तो आप वो प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके देख सकते हैं। इसके अलावा थर्ड ईयर के सारे लॉ के वीडियोस, ऐसे 500 प्लस वीडियोस मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ प्लेलिस्ट सेक्शन में, तो आप वहाँ जाके चेक कर सकते हैं। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप लोग को भी क्वालिटी एजुकेशन मिल सके यूट्यूब के माध्यम से। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि अभी आपको अपनी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, आज का जो टॉपिक है वो प्रोसेस कॉस्टिंग है और पूरी प्लेलिस्ट भी हम लोग प्रोसेस कॉस्टिंग के सम्स के ऊपर ही बनाएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं प्रोसेस कॉस्टिंग कहाँ पे यूज होती है। देखिए, जहाँ पे भी मैन्युफैक्चरिंग एक ही जगह पे नहीं होती, मैन्युफैक्चरिंग कंप्लीट करने के लिए अलग अलग प्रोसेस के थ्रू पास होना पड़ता है एक प्रोडक्ट को, वहाँ पे प्रोसेस कॉस्टिंग होती है। क्यों? क्योंकि हम लोग को मालूम पड़ता है कि हर एक प्रोसेस पे उस प्रोडक्ट के ऊपर कितना खर्चा हुआ है। मतलब कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जो प्रोसेस 1 के बाद ही बेच दिए जाते हैं। हो सकता है प्रोसेस 1 का जो आउटपुट होगा वो प्रोसेस 2 का इनपुट बन जाए और प्रोसेस 2 के बाद उसको बेचा जाए। और कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे भी होते हैं जिसको हम लोग प्रोसेस 2 के बाद प्रोसेस 3 में भी भेजते हैं। उसके बाद जो फिनिश गुड्स बनता है उसके बाद उसको सेलिंग किया जाता है। तो प्रोसेस कॉस्टिंग वहां पे यूज होता है जहां पे प्रोडक्ट जो है एक ही जगह पे नहीं बनता है, उसको अलग अलग मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस से पास होना पड़ता है। उसके बाद वो फिनिश गुड्स बनता है और जब वो फिनिश गुड्स बन जाता है उसके बाद हम लोग उस गुड्स को बेचते हैं। तो ऐसी सब जगह पे प्रोसेस कॉस्टिंग यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल कार्स की बात करें तो वो अलग अलग प्रोसेस के थ्रू फाइनलाइज होती है, उसके बाद सेलिंग की जाती है। फॉर एग्जांपल एक प्रोसेस में उसकी चेसिस क्रिएट की जाती है, एक प्रोसेस में उसका इंटीरियर तैयार किया जाता है, एक प्रोसेस में उसकी फिनिशिंग तैयार की जाती है और उसके बाद लास्ट में उसको बेचा जाता है। तो इसका मतलब क्या है, एक प्रोडक्ट को फाइनलाइज होने से पहले अलग अलग प्रोसेस के थ्रू पास होना पड़ता है और उसके बाद गुड्स को हम लोग बेचते हैं। ऐसी जगह पे प्रोसेस कॉस्टिंग का यूज होता है। सिंपल है। तो अब समझ लेते हैं हम लोग प्रोसेस कॉस्टिंग का फॉर्मेट कैसे बनेगा। तो ऐसा बनेगा प्रोसेस कॉस्टिंग का फॉर्मेट जिसमें एक डेबिट साइड होगी ऑफ कोर्स और दूसरी क्रेडिट साइड होगी। पर्टिकुलर्स, क्वांटिटी, रेट और अमाउंट डेबिट साइड पे भी और पर्टिकुलर्स, क्वांटिटी, रेट और अमाउंट क्रेडिट साइड पे भी। यहाँ पे हम लोग सारे खर्चे लिखेंगे और यहाँ पे नॉर्मल लॉस या एबनॉर्मल लॉस लिखा हुआ आएगा और लास्ट में जो फिनिश गुड्स बनेगा वो आएगा। लास्ट में आउटपुट जो होगा वो आएगा। ये जो आउटपुट होगा वो प्रोसेस बी का या प्रोसेस 2 का इनपुट बन जाएगा। क्लियर है? क्योंकि रॉ मटेरियल्स तो एक ही बार हम लोग इंट्रोड्यूस करेंगे और प्रोसेस ए का जो आउटपुट होगा वो प्रोसेस बी का क्या बन जाएगा, इनपुट बन जाएगा, या प्रोसेस 1 का जो आउटपुट होगा वो प्रोसेस 2 का क्या बन जाएगा, इनपुट बन जाएगा। वैसे ही प्रोसेस 2 में सारे खर्चे यहाँ लिख देंगे और नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस अगर है तो यहाँ लिख देंगे, एबनॉर्मल गेन है तो यहाँ लिख देंगे और यहाँ से जो आउटपुट निकलेगा वो प्रोसेस सी या प्रोसेस 3 का इनपुट बन जाएगा। अब कुछ कंसेप्ट हम लोग को ध्यान में रखने हैं। एक होता है नॉर्मल लॉस, एक होता है एबनॉर्मल लॉस, एक होता है एबनॉर्मल गेन। अब हम लोगों को कुछ कंसेप्ट ध्यान में रखने हैं, जैसे एबनॉर्मल लॉस क्या होता है, नॉर्मल लॉस क्या होता है, एबनॉर्मल गेन क्या होता है। पहले बात करते हैं नॉर्मल लॉस की। व्हाट डू यू मीन बाय नॉर्मल लॉस? ऐसा लॉस जो हमको पता है होने वाला ही है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं पेट्रोल को एक जगह से दूसरी जगह भेज रहा हूं तो पेट्रोल की फितरत है थोड़ा वो इवेपोरेट होएगा ही होएगा, उसको रोक नहीं सकते, चाहे कितना भी एयर टाइट कंटेनर क्यों ना हो, थोड़ा बहुत वो इवेपोरेट होने वाला ही है। तो जितना हमको पता है लॉस होना ही है उसको बोलते हैं नॉर्मल लॉस। मतलब जिसके लिए हम लोग ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है कि हाँ भाई थोड़ा बहुत तो इवेपोरेट होता ही है क्योंकि वो पेट्रोल है। ऐसे लॉस को हम लोग बोलते हैं नॉर्मल लॉस, जिसको रोकना पॉसिबल नहीं है। ऐसे लॉस को क्या बोलेंगे हम लोग? नॉर्मल लॉस। लेकिन एबनॉर्मल लॉस क्या होता है? ऐसा लॉस जो नॉर्मल लॉस जो हमने एंटिसिपेट किया था, प्रिडिक्ट किया था, उससे भी ज्यादा लॉस हो जाता है तो उसको एबनॉर्मल लॉस बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने 100 यूनिट्स इंट्रोड्यूस किए और मुझे पता था 10 तो बिगड़ने वाले ही हैं, उसके लिए मैं तैयार था, तो नॉर्मल लॉस क्या हो गया? 10। लेकिन असली में 11 यूनिट्स खराब हो गए। तो 10 के लिए तो मैं प्रिपेयर था, तो 10 क्या था? नॉर्मल लॉस। लेकिन मेरी उम्मीद से ज्यादा कितने लॉस हुआ? एक ज्यादा हो गया, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? एबनॉर्मल लॉस। ये किसी की वजह से होता है। फॉर एग्जाम्पल, पेट्रोल को मैंने एक जगह से दूसरी जगह भेजा तो मुझे पता है कि थोड़ा तो इवेपोरेट होने वाला है, तो इवेपोरेशन से जो लॉस होगा उसको क्या बोलेंगे हम लोग? नॉर्मल लॉस। लेकिन हमारे ड्राइवर भाई साहब ने कार का एक्सीडेंट कर दिया, जिसको रोका जा सकता है, ऐसा लॉस हुआ,
उसकी वजह से थोड़ा पेट्रोल गिर गया, तो वो जो लॉस है वो एबनॉर्मल लॉस है। क्यों? क्योंकि वो हमने एंटिसिपेट नहीं किया था, वो लॉस होना नहीं चाहिए था, लेकिन किसी की लापरवाही की वजह से हुआ। ऐसे लॉस को हम लोग क्या बोलते हैं? एबनॉर्मल लॉस। तो समझ लीजिए 100 लीटर मैंने पेट्रोल भेजा था, उसमें से मुझे पता है 5 लीटर तो उड़ने वाला ही था, तो मेरे को प्रिपेयर्ड था कि 95 लीटर वहां पे पहुंच जाएगा, लेकिन वहां पे सिर्फ 92 लीटर ही पहुंचा। समझ लीजिए 3 लीटर क्या हो गया, जो ड्राइवर था उसने बेच दिया या गिरा दिया, तो वो 3 लीटर जो है वो एबनॉर्मल लॉस हो गया। मतलब पहुंचना चाहिए था 95, पहुंचा कितना? 92, तो मेरी उम्मीद से कितना कम पहुंचा? 3, तो वो क्या हो जाएगा? एबनॉर्मल लॉस। और इन द सेम वे जब मेरी उम्मीद से ज्यादा पहुंच जाता है तो उसको बोलेंगे एबनॉर्मल गेन। फॉर एग्जाम्पल 100 यूनिट्स मैंने भेजे और मुझे पता था कि 10 यूनिट तो खराब होने वाले हैं, वो नॉर्मल है, लेकिन कोइंसिडेंटली सिर्फ 9 ही खराब हुए। मुझे उम्मीद थी 10 खराब होने की, लेकिन कितने खराब हुए? 9 ही खराब हुए। तो मेरी उम्मीद से कितने कम खराब हुए? 1, तो वो 1 क्या हो गया? एबनॉर्मल गेन हो गया। तो इस सब में हम लोग एबनॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल गेन का भी अकाउंट बनाएंगे। उसका फॉर्मेट भी ऐसा ही है, एबनॉर्मल लॉस अकाउंट और एबनॉर्मल गेन अकाउंट। इस साइड डेबिट, इस साइड क्रेडिट, इस साइड डेबिट, इस साइड क्रेडिट। एबनॉर्मल लॉस में भी पर्टिकुलर्स क्वांटिटी रेट अमाउंट, पर्टिकुलर्स क्वांटिटी रेट अमाउंट। वैसे एबनॉर्मल गेन में भी पर्टिकुलर्स क्वांटिटी रेट अमाउंट, पर्टिकुलर्स क्वांटिटी रेट अमाउंट। सिंपल है। इस सब में मैंने सिर्फ और सिर्फ आपको फॉर्मेट समझाया, प्रोसेस कॉस्टिंग क्या होता है वो समझाया, नॉर्मल लॉस क्या होता है वो समझाया, एबनॉर्मल लॉस क्या होता है वो समझाया, एबनॉर्मल गेन क्या होता है वो समझाया। सिर्फ आपको इंट्रोडक्शन दे दिया प्रोसेस कॉस्टिंग का। मुझे उम्मीद है आपको इंट्रोडक्शन तो समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक सम कर लेंगे ताकि आपको अच्छे से सम भी समझ में आ जाए, और मैं प्रॉमिस करता हूं अगर आप मेरे साथ साथ रोज पढ़ेंगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा प्रोसेस कॉस्टिंग होता क्या है। इजी। तो चलिए आज का वीडियो खत्म करते हैं इंट्रोडक्शन के साथ। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में जो आएगा कल, उसमें हम लोग एक सम भी कर लेंगे ताकि आपको सम्स भी अच्छे से समझ में आने लग जाए। मिलते हैं कल नए वीडियो के साथ।